नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 25 अगस्त है और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल रिव्यू का वीडियो होगा। ये 25 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। आज से एग्जैक्ट आपके 60 दिन बचे हुए, 25 सितंबर और 25 अक्टूबर। बस इस बीच में पर्व त्यौहार वगैरह भी आएंगे, उसमें भी आपके एक आध दिन जाएंगे, यानी कि देखते देखते ये भी समय निकल जाएगा। जैसे 20 जुलाई को कैंसिल हुआ था और आज 25 अगस्त हो गया, 1 महीना 5 दिन निकल चुका है एग्ज़ाम कैंसिल हुए। उसमें आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को देखिए कितना कम हो गया है ना। ये भी देखिए कि आगे आप क्या कर सकते हैं। सही से पढ़िएगा ताकि आपको बार बार इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। आज हम लोग क्या सा पढ़ेंगे, आज से न्यूज़पेपर वीडियो का थोड़ा सा लेवल अप होगा। हम लोग एनालिटिकल अप्रोच अब ज़्यादा रखेंगे फैक्ट के साथ में, ताकि मेंस एग्जामिनेशन हो या प्री में भी एनालिटिकल सवाल जो पूछे जाते हैं उससे आप आसानी से हल कर सकें। आज के वीडियो में ही महसूस होगा वो आपको। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन बड़ा ही अद्भुत सा है। दरअसल में भारत के 2 प्रमुख अधिकारी, एक हमारे विदेश मंत्री जी हैं, एक तो मंत्री जी हैं, और दूर से एनएसए, दोनों जो हैं 2 देशों की यात्रा पर गए हैं। एनएसए चीन गए हैं, जहाँ पर वो अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, और जो एस जयशंकर जी हैं ये रूस गए हैं। ये भारत तैयारी कर रहा है किस चीज़ की, तो ब्रिक्स समिट होने वाला है इंडिया में, उसकी तैयारी कर रहा है भारत। तो ब्रिक्स को लेकर के गए हैं, और साथ में एनएसए जो है चीन में, वो सीमा विवादों पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और अलग अलग जगहों को लेकर के सीमा विवाद जो है भारत और चीन के बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। माना जा रहा है, कई सारे विश्लेषण ये कह रहे हैं कि चूँकि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी गति पर आ रही है और उसे अमेरिका के ट्रेड वॉर का भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है, और उसके साथ में उसके इंटरनल स्तर पर भी कई सारे जगहों पर आंतरिक कन्फ्लिक्ट जो है वो भी बढ़ गए हैं। जिसके कारण से चीन इन दबावों को कम करने के लिए हमेशा ही एक्सटर्नल चीज़ों पर ध्यान देता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जब अपने यहाँ पर कलह ज़्यादा हो जाता है तो भारत के साथ युद्ध और आतंकवाद जैसा माहौल बना लेता है वो। तो चीन भी यही चीज़ करना चाह रहा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश सहित बाकी जगहों पर वो तनाव को बढ़ा करके वहाँ के लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। किस मुद्दे पर, तो राष्ट्रवाद और भारत चीन के मुद्दे पर। इसलिए 2028 तक कई सारे लोग बोल रहे कि इस एरिया में एक और झड़प हमें देखने को मिल सकता है भारत और चीन के बीच में। खैर जो भी चीज़ें होंगी उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ये सभी की सभी तैयारी एक ही चीज़ को लेकर हो, एक तो SCO और ब्रिक्स, इन दोनों को लेकर के भारत ने डिप्लोमेसी शुरू की है। ब्रिक्स की बैठक जब होगा भारत में तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज के सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये लाया गया है, और इसके बाद से कई सारी चुनौतियां वहाँ पर उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। तो हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। इस OBC क्रीमी लेयर और UPSC एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस जो है वो प्रोटेस्ट के बाद से भारत की जितनी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, दिल्ली में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से उन्होंने किस प्रकार से सुरक्षा चुनौतियों को बदलना शुरू किया है और किस प्रकार सुरक्षा संबंधित प्रावधानों को बदलना शुरू किया, इसे भी हम लोग देखेंगे। और इसको इस तरह से समझेंगे कि लोकतंत्र, प्रोटेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये तीनों एस्पेक्ट से इसको समझेंगे ज़रा कि क्या है ये मुद्दा और किस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या, कन्वर्जन लॉ लाया गया है कि भाई आप धर्म परिवर्तन जो है, धर्मांतरण जिसको कहा जा रहा है, इलीगल तरीके से तो करें, लेकिन इलीगल तरीके से धर्मांतरण आप लोगों का नहीं कर सकते थे। तो लॉ तो लाया जाता हमेशा सामाजिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, गलत चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन हमेशा ही असामाजिक तत्व जो हैं उसको अपने हिसाब से उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, बजरंग दल जैसे दल हैं जो राइट विंग के दल होते हैं, इन्होंने चर्च के बाहर जाकर के लोगों का आधार कार्ड चेक करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, क्लेरिफिकेशन मांगने लग गए कि भाई किस प्रकार से आप कहाँ जा रहे हो प्रार्थना करने। ये तो इसी तरह से हो गया कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले किसी को आधार मान लिया जाए, है ना, कि भाई आधार कार्ड दिखाओ तभी मंदिर में जा सकते हो। परमात्मा और इंसान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ना पंडित होना चाहिए, ना पादरी होना चाहिए, ना मौलाना होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो आप किसी दल के आकर ये कैसे चेक कर सकते हैं। ये काम अगर पुलिस करती तो एक बार को हो भी सकता था कि भाई कन्वर्जन जो इलीगल हुआ है उसे रोकने के लिए कर सकती है, लेकिन किसी दल को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त भारत में या कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। आप होते कौन हैं, तो ज़रा समझेंगे कि ये क्या है, और इसको संविधान से भी जोड़ करके समझेंगे कि राइट जो फ्रीडम का दिया गया है, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार, उसके साथ साथ संवैधानिक प्रावधान और एंटी कन्वर्जन लॉ जो हैं किस प्रकार से एक दूसरे को
पूरक के रूप में साबित कर सकते हैं। महाराष्ट्र का नया धर्मांतरण विरोधी कानून और चर्च की प्रतिक्रियाएं। महाराष्ट्र का धर्मांतरण विरोधी कानून जो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को सख्त बनाता है। ध्यान रखिएगा, जबरन धर्मांतरण लिखा गया है। आप अगर अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मानने की और प्रार्थना की, हर चीज़ की ही। 28 अगस्त से लागू हो रहा है। राज्य ने आधिकारिक तौर पर 31 जुलाई को कानून को अधिसूचित किया, नोटिफाई भी कर दिया गया और 28 अगस्त इसके तारीख तय की है। 28 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा। कानून के प्रावधान हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे। सबूत का भार और सख्त सज़ा, इसको ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून धर्मांतरण को सुविधाजनक बनाने वाले व्यक्ति, फैसिलिटेटर जो होते हैं, पर यह साबित करने का भार डालता है कि यह स्वैच्छिक था। जब कथित धर्मांतरण में कोई नाबालिग, महिला, एससी या एसटी का सदस्य या विकृत दिमाग का व्यक्ति शामिल होता है तो यह कानून सख्त सज़ा निर्धारित करता है कि आप किसी विकृत दिमाग के व्यक्ति को, महिलाओं को, नाबालिगों को, जिनको कंसेंट नहीं है भाई अपने धर्मांतरण का, इस तरह के लोगों को अगर आप धर्मांतरण में इलीगल तौर पर शामिल करते हैं तो बहुत ही सख्त सज़ा का प्रावधान बनाया गया। हम लोग ज़रा इसको और डिटेल में समझेंगे। ज़मीनी हकीकत, व्यवधान और FIR। इस कानून का कार्यान्वयन पिछले 5 महीने अप्रैल से जुलाई मुंबई महानगर क्षेत्र, वसई विरार, मीरा भयंदन, ठाणे, मुंबई, पालघर में ईसाई प्रार्थना सभाओं में रविवार को हुए व्यवधानों के बाद हुआ है। क्या हुआ था? आमतौर पर एक प्रार्थना सभा किराए के हॉल, स्कूल या घर में आयोजित की जाती है। प्रेयर जिसको कहते हैं, ईसाई धर्म में ये चीज़ होता है मुख्य रूप से। और जनरली संडे को वो लोग प्रेयर आयोजित करते हैं जिसमें सब लोग इकट्ठा होकर के अपने जो क्रॉस है उसके सामने, ईसा मसीह के सामने प्रार्थना करते हैं। खुद को बजरंग दल या VHP कार्यकर्ता बताने वाले लोग इस आरोप के साथ आपत्ति जताते हैं और बैठक को बाधित करते हैं। हिंदुओं को धर्मांतरण किया जा रहा है, पुलिस बुलाई जाती है, दोनों पक्षों के स्टेशन ले जाया था। कुछ मामलों में FIR भी दर्ज की गई है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर क्या हो रही है? धार्मिक स्वतंत्रता जो है यह बाधित हो रही है। कोई प्रार्थना, पूजा अर्चना करना चाह रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर कह रहा है कि आप कन्वर्ट होकर के गए हो, आपको हम नहीं करने देंगे। इस प्रकार की चीज़ें हो रही, इसके कारण से FIR भी दर्ज किए गए हैं। नए कानून और व्यवधानों के जवाब में स्थानीय पादरी चर्च जाने वाले लोगों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए कह रहे हैं। पादरी जो हैं, अब इन लोगों के दबाव में वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके लाइए, जिसमें आपने ये लिखा हो कि हमने धर्मांतरण स्वैच्छिक तरीके से किया है। क्या आप अभी कभी चाहेंगे कि मंदिर जाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले, चर्च, गुरुद्वारा जाने से पहले आपको कोई फॉर्म भर के जाना पड़े कि देखो भाई हम खुद के मर्जी से आए हैं, है ना? इन्हें अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में प्रसारित किया जा रहा है। ये चर्च वगैरह प्रचारित कर रहे हैं इस चीज़ को। उपस्थित लोग कहते हैं कि अपनी पसंद की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का दबाव, प्रलोभन, लालच या धमकी नहीं है और इस प्रकार से उनके अलग अलग डिटेल भी उनसे मांगे जाते हैं। ये क्या हो गया? पूरा मुद्दा हो गया। इस मुद्दे को उपयोग आप कहाँ पर कर सकते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए अगर कोई निबंध पूछा जाता है, GS1 में पूछा जाता है, GS2 में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर एक जनरल फॉर्म में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आजकल देश में कई सारे राज्यों के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लाया जा रहा है, इसके संवैधानिक आधार की जांच करें और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो आपको वहाँ पर संवैधानिक आधार की जांच करना पड़ेगा कि क्या एंटी कन्वर्जन लॉ जो है ये संवैधानिक है, हमारे संविधान में इस चीज़ की अलाउ किया गया है इस चीज़ को या नहीं किया गया है, और अगर किया गया है तो हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आलोचनात्मक व्याख्या करने में आपको ये सब चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून, विस्तृत प्रावधान जरा इसके समझते हैं। कानून का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, 28 अगस्त से ये लागू हो रहा है। 31 जुलाई को इसको नोटिफाई किया गया था। अवैध धर्मांतरण के तरीके, जबरदस्ती या बल प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत बयानी, धमकी, प्रलोभन या लालच, अनुचित प्रभाव, इन सब चीज़ों के कारण से अगर आपने किया है धर्मांतरण तो इसको इल्लीगल माना जाता है। यह कानून इन सभी धार्मिक धर्मांतरणों को सख्त अपराध मानता है जो निम्नलिखित अवैध तरीके से किए जाते हैं: जबरदस्ती, बल प्रयोग, धोखाधड़ी, गलत जानकारी देना, गलत बयानी, किसी प्रकार का लालच या प्रलोभन देना, अनुचित प्रभाव डालना। इस प्रकार की चीज़ें जब होती है तो उसमें क्या होगा? उसमें इल्लीगल माना जाएगा। याद कीजिए TCS का केस हुआ था कि महाराष्ट्र में, हालांकि वो केस जो है बाद में झूठा निकला। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो केस जो है
हुआ था, उसके बाद से ही वहाँ पर इस चीज़ की मांग हो रही थी, तो सरकार ने इस कानून फानन में ला करके और फिर नोटिफाई भी कर दिया। विवाह से जुड़ा धर्मांतरण, यह कानून विशेष रूप से उन धर्मांतरण को कवर करता है और अपराध घोषित करता है जो कथित तौर पर शादी या शादी के वादे से जुड़े हैं। प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जिसमें ये कहा जाता है कि शादी तभी करेंगे या शादी के बाद हम तभी रहेंगे जब आप अपना धर्म परिवर्तन करें। इस प्रकार के चीज़ों को भी इसमें सज़ा के तहत में लाया गया है और इसे सज़ा माना गया है कि ये चीज़ जो है क्या है, सज़ा है। इसका मतलब है कि केवल शादी करने के उद्देश्य से किसी का धर्म बदलना, धर्म बदलने के लिए शादी के लालच देना इस कानून के तहत में अवैध होगा। ये चीज़ नहीं कर सकते हैं आप। सबूत का भार क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण और सख्त प्रावधानों में से एक है। कानून सबूत का भार पूरी तरह से उस व्यक्ति पर डालता है जो धर्मांतरण को सुविधाजनक बना रहा है या संपन्न करा रहा है, जैसे कोई पादरी, पुजारी, मौलवी, आयोजक। वो जो फैसिलेटर हैं जिन्होंने इस चीज़ को परफॉर्म करवाया है कि हाँ भाई, आज से आपका धर्म जो है वो बदल करके, आज से आप, कल तक आप जनार्दन मिश्रा थे, आज से आप जॉनी मिश्रा हो जाएंगे, जॉनी माइकल हो जाएंगे। तो ये जिस पादरी महोदय ने करवाया है ना, उनके ऊपर में ये चीज़ डाला जाता है कि ये जो है ये इसके स्वैच्छिक रूप से था, ये कोई बर्डन नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाया। तो ये पादरी को तय करना है, नहीं तो कौन जाएगा भाई, पादरी जाएगा। यह उन्हीं अधिकारियों के सामने साबित करना होगा कि धर्मांतरण पूरी तरह से स्वैच्छिक था, थोपा नहीं गया था, ये उनको साबित करना पड़ेगा। कमज़ोर वर्ग के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया। माइनर जो होते हैं बच्चे, वुमेन, SC ST और पर्सन ऑफ जिनका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए। यह धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति किसी कमजोरी हाशिए वर्ग से हैं तो कानून बहुत सख्त सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान करता है। इसमें विशेष रूप से शामिल हैं, आपको मैंने सभी के बारे में बता दिया। वर्तमान प्रभाव स्व घोषणा पत्र का उदय, क्योंकि सबूत का भार वाला नियम बहुत सख्त है। महाराष्ट्र प्रार्थना समूह चर्चों ने बचाव के उपाय के रूप में नई प्रार्थना शुरू की है, जिसमें लोगों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर लाने को कहा गया है। अब ज़रा डिटेल में समझते हैं इसके संवैधानिक पहलू को। अगर आपको मेंस की राइटिंग करनी हो तो आप इसी प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था ग्रुप में जुड़िए, बहुत बच्चे हो गए मेरे पास, मैं कॉपी समय से उनको नहीं दे पाता हूँ, यही मेरा टेंशन रहता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो आपसे सवाल जो पूछा जाता है ना, उसको संविधान से जोड़ करके पूछा जाएगा। BPSC मेंस का ज़रा सवाल उठा करके देखिएगा। नॉर्मल अगर आप लिख रहे हैं, आप साधारण चीज़ों को केवल समझते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, तो आप एक क्वेश्चन उसका नहीं लिख पाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाम संवैधानिक प्रावधान और धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या शामिल किया गया है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के तहत शक्तिशाली अधिकार प्रावधान प्रदान करता है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, मतलब कि इसमें यह कहा जा रहा है कि न केवल धर्म का बाहरी स्वरूप बल्कि आंतरिक स्वरूप जो है उसको भी आपको अनुमति दी गई है, फ्रीडम दिया गया है कि आप उसका भी पालन कर सकते हैं। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने आपकी गारंटी देता है। हालांकि अधिकार पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। अगर यह एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको टच नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे भारत में महिलाओं के लिए, जो हिंदू महिलाएं हैं उनमें पहले सती प्रथा थी, तो आज सती प्रथा नहीं हो सकता है। मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें थी, उसको हटाया गया। तो ये क्या है, राज्य जो है, स्टेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए, नैतिकता के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि यूपी में अब किया गया कि सड़क पर कोई भी धार्मिक रीति रिवाज से कुछ भी नहीं किया जाएगा, जैसे दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाएगा, जैसे नमाज नहीं अदा किया जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं की जाएंगी सड़क पर, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं न कहीं पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, ये सही नहीं है। तो इस चीज़ को हम किस में डालेंगे कि यह धर्म के अधिकार को कम नहीं करता है, बल्कि उसको जो संवैधानिक प्रावधान है उसी के अनुसार से काम करता है। मुख्य संघर्ष प्रचार बनाम धर्मांतरण है। कानूनी विवाद मुख्य रूप से अनुच्छेद 25 के भीतर प्रचार शब्द की व्याख्या के इर्द गिर्द घूमती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रचार का अर्थ अपने धर्म के सिद्धांत को बताकर फैलाना या प्रसारित करना है। ये किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। धर्मांतरण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। प्रचार कर सकते हो आप अपने धर्म का, बड़े बड़े स्पीकर टांग करके, पब्लिक व्यवस्था जब तक प्रभावित नहीं होती तब तक आप बिल्कुल नाचो गाओ, खुशी मनाओ, सब चीज़ें कर सकते हो आप, लेकिन कन्वर्जन अलाउ नहीं किया गया इल्लीगल तौर पर। ऐतिहासिक कानून, मिसाल
स्टैनिसॉल मामला एक बहुत ही फेमस है, इसमें स्टैनिलॉस मामला कहा जाता है, स्लॉस मामला। ऐतिहासिक रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 में फैसले 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मध्य प्रदेश उड़ीसा के शुरुआती धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को बरकरार रखा। इन कानूनों विशेष रूप से बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन द्वारा धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित किया गया था। तो इसको ही आधार बना करके सभी राज्यों ने आज अलग अलग कानून बनाए हैं। न्यायालय ने तर्क दिया था कि धर्मांतरण करने का स्पष्ट अधिकार सीधे तौर पर धर्मांतरित व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। इसके अलावा न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य विधानसभा 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 1 के तहत ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम है जो जबरन धर्मांतरण सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए किस आधार पर सभी राज्य एंटी कन्वर्जन लॉ बना रहे हैं, तो उसमें आप इसी केस को कोट करेंगे और बताएंगे कि यहीं से सभी राज्यों को शक्तियाँ मिली हुई है। निजता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 1977 के बाद से कानूनी परिदृश्य विकसित हुआ। 23 अनुच्छेद 21 के साथ प्रतिच्छेद करता है, जिसमें निजता की बात की गई है। निजता चयन के स्वायत्तता का अधिकार शामिल है, बिना किसी दबाव, धोखाधड़ी के स्वैच्छिक धर्मांतरण अंतरात्मा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह माना जाता है। सफीन जहान बनाम अशोकन KM मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुष्टि की कि एक वयस्क को अपना धर्म बदलने, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का मौलिक अधिकार है। तो यही सवाल पूछा गया था UPSC प्रीलिम 2019 में कि शादी करने का अधिकार जो है यह किस अधिकार के तहत में शामिल होता है। क्या यह एक मौलिक अधिकार है? बिल्कुल है। अपनी इच्छा के व्यक्ति से शादी करना एक मौलिक अधिकार भारत में माना जाता है। आधुनिक राज्य कानून और न्यायिक हस्तक्षेप क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश, MP, गुजरात जैसे राज्यों ने नई पीढ़ी के धर्मांतरण विरोधी कानून ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। अंतर धार्मिक विवाह से जुड़े धर्मांतरण को भी अपराध की श्रेणी में ला दिया है। ये प्रक्रियात्मक बाधाएं भी लगते हैं, जिससे धर्मांतरण से पहले जिला अधिकारियों से पूर्व घोषणा, अनुमोदन की आवश्यकता, जिससे धार्मिक परिवर्तन एक लाइसेंस प्राप्त कार्य बन जाता है कि अगर आपने शादी के बाद धार्मिक परिवर्तन किया है तो पूर्व अनुमति और इत्यादि चीज़ें आपको शादी से पहले ही ले लेनी पड़ती है। इस विस्तारित प्रावधान को न्यायिक जांच का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए आसिफ खान बनाम गुजरात राज्य 2024 में गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के कानून के उस विशिष्ट प्रावधान पर रोक लगा दी जो अंतर धार्मिक विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध मानते थे। यह निर्णय देते हुए कि ऐसे प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, इस पर रोक भी लगाया जा चुका है एक हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन दूसरे राज्य में सेम चीज़ को फिर से कानून में डाला गया। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि शादी के लिए धर्मांतरण को रोक सकते हैं, लेकिन शादी के पश्चात अगर कोई कर भी रहा है तो आपका क्या जा रहा है उसमें? उनकी इच्छा है, उनका जीवन जीने का तरीका है। हाँ, उसमें एक चीज़ नहीं होना चाहिए, बलात् नहीं होना चाहिए, मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। वो फिर तो इलीगल है ही भारत में धर्मांतरण, है ना। निष्कर्ष यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ में धर्मांतरण की अनुमति तो भारत में है ही, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ में अनुमति है, इसमें बस जबरन चीज़ें शामिल नहीं होना चाहिए। OBC क्रीमी लेयर कैंडिडेट इन 25 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन गवर्नमेंट सीक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि 2025 वालों को माफ़ कर दो। मामला क्या है, ज़रा इसको समझते हैं। पूरा विवाद क्या है? पूरा विवाद OBC उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर तय करने के एक भेदभावपूर्ण तरीके से जुड़ा है। OBC उम्मीदवार पता ही है आपको। OBC उम्मीदवार का मतलब क्या? OBC बहुत बड़ी संख्या है भारत में, मतलब आधा दुनिया एक तरफ और आधा OBC समाज एक तरफ। OBC में बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है भारत में। तो इसमें जब रिजर्वेशन लाया गया तो एक चीज़ किया गया कि भाई क्रीमी लेयर का प्रावधान शामिल किया गया कि 8 लाख से आय आपकी ज़्यादा है तो आपको रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर रिजर्वेशन मिला था, लेकिन इसको जोर दिया गया किस चीज़ से? इसको जोर दिया गया आर्थिक पिछड़ापन से। तो OBC जो है अदर बैकवर्ड क्लासेज लाया गया था सामाजिक आधार पर, लेकिन दिया गया किस आधार पर? फिर बाद में क्रीमी लेयर पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि आर्थिक आधार है इसका। लेकिन मामला क्या है ये, इसको ज़रा समझते हैं। आरक्षण पर बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं हमारे समाज के बहुत बड़े वर्ग, तो आहत मत होइएगा, बस ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और समझ करके इसको आगे एग्जामिनेशन अगर पूछा जाए तो वहाँ पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें छुपी होती। जब आपको आलोचना करना होगा तो आप बता सकते हैं कि क्रीमी लेयर जो है कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव को पूरा नहीं करता है। किसी की 8 लाख से ज़्यादा ही इनकम हो लेकिन OBC समाज का है तो क्या उसको सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? इसकी गारंटी है? नहीं है इसकी गारंटी।
यही मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, 1993 के मूल नियम के अनुसार क्रीमी लेयर की आय सीमा जो अभी 8 लाख है कि गणना करते समय माता पिता के वेतन और कृषि आय को नहीं जोड़ा जाता है, केवल अन्य स्रोतों जैसे व्यापार या संपत्ति का किराया से होने वाली आय को गिना जाता है। लेकिन 2004 में सरकार ने एक नया स्पष्टीकरण जारी किया। पीएसयू जैसे सरकारी बैंक, ओएनजीसी, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले के वेतन को आय में जोड़ दिया गया। पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी वेतन जो है ज़्यादा है 8 लाख से, तो उसको क्रीमी लेयर के हिसाब से हम ऐड करेंगे 8 लाख में। इस वजह से एक बड़ा भेदभाव पैदा हो गया। एक सरकारी कर्मचारी का बच्चा ओबीसी कोटे का लाभ ले सकता था क्योंकि उसका वेतन नहीं गिना जाता था, लेकिन उतनी ही सैलरी पाने वाले पीएसयू कर्मचारी के बच्चे का वेतन गिन करके उसे क्रीमी लेयर मान लिया जाता था और उसको बाहर कर दिया जाता था। तो सरकारी कर्मचारी में ही एक को ओबीसी का लाभ मिल रहा है और एक को ओबीसी का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी गलत नियम के कारण 2015-16 के बाद से यूपीएससी सिविल सेवा पास करने वाले लगभग 100 उम्मीदवारों की नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन क्रीमी लेयर इत्यादि प्रावधानों के कारण उनको बाहर कर दिया गया। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के इस नियम को रद्द कर दिया। अब 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया 2026 को। उसने कहा कि ये नियम जो है 2004 वाला भेदभाव वाला, इसको हम ख़त्म करते हैं। तो इतने साल में जो बच्चे बाहर हो गए उनका क्या, उनका तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे सतर्कतापूर्वक भेदभाव बताया। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि ये जो आपने 11 मार्च को फैसला दिया है, इसको 2025 के सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया है उस पर अप्लाई ना करो मालिक। बहुत सारे लोग यहाँ पर लवासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें से बहुतों को हटाना पड़ेगा और ऑफिसर्स की भी कमी हो जाएगी। खत्म हुई सीएससी 2025 पर पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू ना किया जाए, क्योंकि इससे पूरी ट्रेनिंग, कैडर आवंटन, वरिष्ठता की प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। यही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है। ये पूरा क्या था, ये पूरा ओबीसी क्रीमी लेयर का मामला था। अब जरा क्रीमी लेयर की अवधारणा को समझते हैं। इसको हिंदी में मलाईदार परत कह देते हैं। पता नहीं किस प्रकार का हिंदी है, क्रीमी लेयर ही लिखना आप लोग एग्जामिनेशन में भी। क्रीमी लेयर मलाईदार परत का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर उन अपेक्षाकृत उन्नत, अमीर और शिक्षित सदस्यों से है जिन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा इनकी आय है। यानी कि हमारी सरकार मानती है कि जातिगत रूप से भले ही आप पिछड़े हों, लेकिन 8 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आय है तो आप किस में आ जाएंगे? जनरल में आ जाएंगे। ये सरकार मानती है। क्रीमी लेयर का तो यही तात्पर्य है ना। तो इसको हम किस पर आरक्षण कहेंगे? सामाजिक आरक्षण कहेंगे या आर्थिक आरक्षण कहेंगे? सवाल तो ये उठता है। और अगर क्या ओबीसी में आय ज़्यादा होने से सामाजिक भेदभाव नहीं होता है तो एससी एसटी में भी नहीं होता है क्या? यहाँ तो क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तो कलेक्टर हैं, नेताजी हैं, उनके बच्चों को भी मिलता है रिजर्वेशन। तो ये क्या है? रिजर्वेशन में सरकार की भ्रामक नीति हमें दिखती है। या तो यहाँ क्रीमी लेयर को और बढ़ाओ, ख़त्म करो, या कुछ तो ऐसा करो जिससे एक समान रूप से हमें दिखे। लेकिन सोशल जस्टिस में कभी भी समान का मतलब एक जैसा नहीं होता है, उसमें तार्किक विभेद को ही समान माना जाता है। यही चीज़ मुझे आपको समझाना था। सोशल जस्टिस में तार्किक विभेद को समान माना जाता है। जैसे आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो आपको 2 ही रोटी मिलेगी। किसी बच्चे को हम 2 रोटी देंगे और आपको भी 2 रोटी देंगे तो बच्चा खा खा के मर जाएगा और आप भूखे मर जाएंगे। तो क्या समान का मतलब इक्वल हुआ? नहीं। सोशल जस्टिस में होगा कि बच्चे को 1 रोटी दिया जाए और आपको 3 रोटी दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? सोशल जस्टिस होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना था। यह सिद्धांत कानूनी रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल आयोग फैसले में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओबीसी के भीतर उन्नत वर्ग वास्तव में वंचित वर्ग के लिए बने लाभों पर एकाधिकार न कर लें। आजकल तो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट भी चल रहा है जंतर मंतर पर, कई सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय पर नहीं बल्कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर भी आधारित है। संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यूपीएससी सदस्य आदि के बच्चों को स्वतः ही आरक्षण से बाहर रखा गया है। सरकारी सेवा,
यहाँ बहिष्करण पद रैंक पर आधारित है। ग्रुप ए क्लास अधिकारी IAS IPS बच्चे या ऐसे माता पिता 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप बी में पदोन्नत हो गए हैं, वे क्रीमी लेयर में आते हैं। यह पूरी तरह से पद आधारित है, वेतन स्तरों से स्वतंत्र होकर के सामाजिक प्रगति को यह दिखाता है। इसमें यह बताता है कि नौकरी में प्रोन्नति का तात्पर्य है सामाजिक प्रोन्नति, इसका तो यही मतलब हुआ। आय और धन परीक्षण, गैर सरकारी व्यवसाय में लगे लोगों के लिए वर्तमान आय सीमा लगातार 3 वर्ष के लिए 8 लाख प्रति वर्ष भी तय किया गया है। आय परीक्षण के महत्वपूर्ण नियम भी हैं। DOPT द्वारा जारी 1993 के मूलभूत कार्यालय ज्ञापन के तहत 8 लाख की सीमा की गणना से वेतन, आय, कृषि आय को सख्ती से बाहर रखा गया है। यह सीमा पूरी तरह से व्यापार, पेशेवर फीस, संपत्ति, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हालिया चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट टॉपिक है लेसन फ्रॉम जंतर मंतर दिल्ली, पुलिस चीफ ऑर्डर इंटेल रिवैम्प। मतलब कि अब जो सूचनाएं इकट्ठी की जाएंगी किसी भी प्रोटेस्ट से पहले, उनके लिए 10 कैटेगरी दिल्ली पुलिस ने तय कर दिया है। कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो पुलिस का जो इंटेलिजेंस है या देश की जो IB है वो सारी सूचनाएं इकट्ठा कर लेती हैं। इर्द गिर्द के लोगों से घूम घूम करके एक जानकारी वो निकाल करके ले आते हैं। डिजिटल युग में विरोध प्रदर्शन बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया तंत्र का पुनर्गठन। 20 जुलाई को शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर के जंतर मंतर कनॉट प्लेस से संसद की ओर मार्च कर रहे 50,000 से अधिक युवाओं को अप्रत्याशित जमावड़े और उसके बाद हुई झड़प व पुलिस कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र में बड़े सुधार करने के आदेश दिए हैं। क्या क्या चीज़ें अब इकट्ठी की जाएगी जानकारी के तौर पर में, तो 10 सूत्रीय खुफिया निर्देश जारी किए गए हैं। 10 सूत्रीय खुफिया निर्देश दिए गए हैं जिसमें प्रतिभागियों की प्रोफाइल, राज्यवार भागीदारी, लामबंदी के तरीके, नेताओं और प्रमुख पदाधिकारियों के नाम, प्रदर्शनकारियों के एजेंडा और मांग, ठहरने और आवागमन के स्थान, स्थानीय संपर्क और संबंध, संगठनात्मक जुड़ाव, फंडिंग के स्रोत, रसद व्यवस्थाएं, इन सभी की जांच की जाएगी कोई भी प्रदर्शन शुरू होने से पहले। विभाग ने रियल टाइम कमांड रिस्पांस सुनिश्चित करने के लिए PCR, ट्रैफिक सुरक्षा, जिला स्तरों पर वायरलेस रेडियो संचार कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया है। डिजिटल युग में विरोध प्रदर्शन की प्रकृति क्या हो गई है? नेचर ऑफ प्रोटेस्ट इन द टेक्नोलॉजिकल एरा। टेक्नोलॉजी के एरा में किस प्रकार से प्रोटेस्ट का नेचर क्या हो गया है? तो नेचर जो है डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। सबसे पहला लीडरलेस मूवमेंट हो गया है, हर कोई नेता है, सेंट्रलाइज नहीं है, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। छोटे छोटे फॉर्मेट में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। विकेंद्रीकृत और नेता रहित आंदोलन हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग चैनल, वायरलेस हैशटैग, पारंपरिक संगठनात्मक पदानुक्रम के बिना बड़े तेजी से बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद करने में यह सक्षम है। पहले तो होता था सबको बुलाओ, एक जगह इकट्ठा करो तब जाके प्रोटेस्ट होगा, अब ऐसा नहीं होता है। त्वरित लामबंदी और व्यापकता बहुत ज़्यादा हो गई है। डिजिटल नेटवर्क कुछ ही घंटे में अखिल भारतीय स्तर पर पहुँच बनाते हैं, जिससे स्थानीय बड़े मांग बड़े पैमाने पर अचानक शहरी जमावड़े का रूप ले लेती है और पारंपरिक खुफिया एजेंसियां जो हैं, सूचनाएं जो हैं, ये सब धरी की धरी रह जाती हैं। पक्ष सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राज्य का दृष्टिकोण क्या है? अराजकता और उपद्रव की रोकथाम के लिए सरकार को बहुत भारी स्तर पर प्रबंधन करना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है। प्राइवेसी जैसी चीज़ों का ख्याल नहीं करना पड़ता है, निगरानी एक एक आदमी की ट्रैक करती है पुलिस। सक्रिय बनाम प्रतिक्रियाशील पुलिसिंग, व्यापक खुफिया जानकारी से पुलिस को पर्याप्त गैर घातक भीड़ नियंत्रण उपाय करने, यातायात डाइवर्ज करने और इत्यादि चीज़ें करने का उनको समय मिल जाता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, 1902-1903 के तहत राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाए वो, और इसके लिए वो रोक भी सकती है। अब विपक्ष देखेंगे, नागरिक और आपका दृष्टिकोण देखेंगे कि लोगों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध पर अवरोधक प्रभाव पड़ता है, जैसे लोगों की प्रोफाइलिंग करना, फंडिंग देखना, ठहरने की जगह को ट्रैक करना। इससे क्या होता है? लोकतांत्रिक अधिकार कमज़ोर होते हैं, निजता का उल्लंघन होता है। आप किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो पर और रिकॉर्डिंग के बाद उसके फेस को रिकॉग्नाइज करके AI की मदद से उसका सारा डेटा आप निकाल रहे हो। ये राइट टू प्राइवेसी का धराधर उल्लंघन है भाई, सीधा सा उल्लंघन है। पूर्व निवारक अपराधीकरण का जोखिम है। अत्यधिक विस्तृत जांच के चलते कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मनमानी निवारक हिरासत या आंदोलन के लिए जुटाए गए सामान्य संसाधनों को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। आर्टिकल 19(1)(1)(b) के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्ण वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई भारत के संविधान में। KS पुट्टुस्वामी में निजता का अधिकार दिया गया है। वैधता, वैध राज्य उद्देश्य और अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
मजदूर किसान आंदोलन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर जैसे स्थान प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दी। सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों के अधिकार में संतुलन बनाने का भी निर्देश दिया गया था। अनीता ठाकुर वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ जेके, कोर्ट ने माना कि शांतिपूर्वक विरोध लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। पुलिस को न्यूनतम बल, अत्यधिक संयम बरतना पड़ेगा। अमित साहनी वर्सेज कमिश्नर ऑफ पुलिस, शाहीन बाग 2020 का भी एक मामला में फैसला है। अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक रास्तों का अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। आम जनता का आवागमन का अधिकार का सम्मान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों प्रकार के अधिकार मैंने आपको बता दिए। और इसी प्रकार से रामलीला मैदान इंसिडेंट 2012, जिसमें रामदेव बाबा को लाठियों से मारा था, बेचारे को सलवार सूट पहन के भागना पड़ा था। सार्वजनिक व्यवस्था गंभीर खतरे के बिना आधी रात को की गई हिंसक पुलिस कार्रवाई को असंवैधानिक और अधिकारों का हनन माना गया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या है इसमें पक्ष और विपक्ष क्या है। अनुपातिकता का सिद्धांत होना चाहिए। खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया वास्तविक हिंसा, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों तक सीमित होना चाहिए। लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का यह टूल नहीं हो जाए। आधुनिक भीड़ प्रबंधन मानक अपनाना चाहिए। लोकतांत्रिक संतुलन बना करके रखना चाहिए। नागरिकों का अधिकार वर्सेज राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें अनुपातिक रूप से हमेशा ही इसको बनाकर रखना चाहिए। ये नहीं हो कि हर असहमति को हम लोग राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के लिए खतरा ही हम मान लें। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेसिंग अशोक इन उज्जैन, व्हाट न्यू डिग एट वेस्ट टेकरी। ये जगह है, इसको सांची का स्तूप से भी बड़ा स्तूप माना जा रहा है। देखिए फोटो में ही दिख रहा है ये किस प्रकार से कितना बड़ा है। अब इसकी खुदाई शुरू हुई है। उज्जैन में अशोक की खोज, वेस्ट टेकरी की खुदाई। वेस्ट टेकरी जगह है उज्जैन में। अब क्या होगा भाई, तो सांची से भी बड़ा स्तूप वहाँ पर बन सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मौर्य सम्राट अशोक से जुड़े बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उज्जैन में वेस्ट टेकरी की नई खुदाई से हो रही है। पिछली खुदाई 3839 में हुई थी। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा उस समय किया गया था। आहत सिक्के इत्यादि वहाँ पर मिले थे। अकादमिक पीटर स्क्रीनिंग 2011 के अनुसार वेस्ट टेकरी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका अनुमानित आयाम आधार 350 फीट और ऊंचाई 100 फीट है, जो इसे 54 फीट ऊंचे प्रसिद्ध सांची स्तूप से भी काफ़ी बड़ा बनाता है। इसके पास एक छोटा और अपेक्षाकृत अछूता स्तूप स्थित है, जिसे कुम्हार टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो वेस्ट टेकरी और कुम्हार टेकरी कहाँ पर है, तो उज्जैन के समीप में यह स्तूप हो सकता है। इसकी खुदाई शुरू हो गई है। प्राचीन शहर वाणिज्यिक केंद्र के रूप में था उज्जैनी, आपको पता ही होगा। आधुनिक उज्जैन चंबल की सहायक नदी सिप्रा के तट पर स्थित है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के चारों ओर मिट्टी की किलेबंदी की गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अवंती उज्जैन इसकी राजधानी थी, एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। इतिहासकार नैनजोत लाहिरी बताते हैं, जब तक अशोक वहां पहुंचे तब तक उज्जैन बहुत पहले से एक सम्मानित और संपन्न शहर बन चुका था। रोमिला थापर जिस बात पर प्रकाश डालती हैं कि उज्जैन पाटलिपुत्र से भरौच, सोपरा जैसे प्रसिद्ध प्राचीन तटीय बंदरगाह तक जाने वाले व्यापार मार्ग को जोड़ने का एक प्रमुख चौराहा भी था। ये उज्जैन में अशोक के वर्ष और निजी जीवन उनका। अशोक उनके पिता राजा बिंदुसार द्वारा वाइसराय के रूप में अवंती भेजा गया था, गवर्नर के रूप में। तक्षशिला में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के विपरीत उज्जैन में अशोक को अपना मुख्यालय बनाते हुए अवंती में लगभग 1 दशक तक उसने बिताया था। सम्राट बनने के बाद जारी किए गए अशोक में अपने शिलालेख में उज्जैन के एक राजकुमार की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र से उज्जैन की अपनी यात्रा पर अशोक विदिशा में रुके। वहाँ उनकी मुलाकात व्यापारी की बेटी वेदिस देवी से हुई। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा महिंदा और एक बेटी संघमित्रा। इन दोनों के बाद में श्रीलंका और बौद्ध धर्म फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो अशोक की पत्नी थी वो भी इसी के दौरान उनको मिली थी। अब मध्य प्रदेश के कुछ स्तूपों के बारे में देखेंगे। मैप पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर ढेर सारे यहाँ पर स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। इसका मूल रूप से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। ये भारत के सबसे अच्छी तरह संरक्षित स्तूपों में से एक है। 1989 यूनेस्को में शामिल किया गया। यहाँ के सबसे बड़ा महास्तूप जो है 54 मीटर ऊंचा है। भरूत स्तूप है, 54 फीट ऊंचा है, मीटर नहीं। सतना जिले में स्थित स्तूप की नींव भी मूल अशोक सम्राट ने रखी थी, लेकिन बाद में शुंग वंश के दौरान इसका विस्तार किया गया। अपने सुंदर नक्काशीदार तोरण रेलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अवशेष अब कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। वेस्ट टेकरी और कुम्हार टेकरी, वर्तमान इसके बारे में हमने देखा ही, उज्जैन में है ये।
देऊर कोठरा स्तूप यह रीवा जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह मौर्यकालीन ईंटों से बने कई स्तूप के अवशेष मिले जिन्हें अशोक के शासनकाल के दौरान व्यापारिक मार्ग पर बनाया गया था। सतधारा, सोनारी, अंधेर और मुरेलखोल ये सांची के आसपास लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में छोटे स्तूप हैं। बौद्ध भिक्षुओं के कई सारे अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में अशोक से जुड़े अन्य स्थल भी हैं। उज्जैन, अवंती, इसके बारे में भी बताया। विदिशा, पाटलिपुत्र से उज्जैन जाते समय अशोक विदिशा में रुके और यहीं पर उनको उनकी पत्नी से मुलाकात हुई थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं गुर्जरा लघु शिलालेख। दतिया जिले में यह शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक, देवनाम प्रियदर्शी, अशोक राज का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रूपनाथ लघु शिलालेख यह जबलपुर जिले में है। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाता है। पानगुरारिया शिलालेख सीहोर जिले में स्थित इस अभिलेख में अशोक को महाराजकुमार के रूप में संबोधित किया गया है। उनके गवर्नर होने का प्रमाण मिलता है। सांची के संघभेद अभिलेख हैं। सांची के स्तूप परिसर में मौजूद एक स्तंभ अशोक ने चेतावनी लिखवाई थी कि जो भी बौद्ध संघ में फूट डालेगा उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा विश्लेषण वाले दृष्टिकोण का हम लोग ज़्यादा करेंगे। फैक्ट के साथ साथ विश्लेषण बेहतर रहता है प्रीलिम मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ही बताइए। और इसका प्लेलिस्ट है, न्यूज़पेपर डिस्कशन नाम से प्लेलिस्ट है। काफ़ी नीचे चला गया है प्लेलिस्ट क्योंकि बहुत पहले बनाया था। अब तो 3 साल हो गए मुझे न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाते हुए, तो वो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।